सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में समास पढ़ेंगे। समास जो है वो क्या होता है, 10वीं कक्षा के पेपर में कौन कौन से समास जो हैं वो आज जो 2020-21 का सिलेबस है उसमें पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे। और वैसे ये केवल 10वीं कक्षा के लिए नहीं है, कोई भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसको जो है समास अच्छे से समझ में आएंगे। 10वीं तो ज़रूरी है कि क्योंकि हम उसको सरल भाषा में समझा रहे हैं, इसलिए हमने ये बोला कि 10वीं कक्षा और मेनली है उसमें सिलेबस के हिसाब से ही हम करवा रहे हैं। तो समास जो है वो क्या होता है, समास जो होता है वो किसी भी चीज़ को संक्षेप में, किसी भी बात को संक्षेप में कहना। बात क्या होगी, मेनली क्या होगा, कुछ शब्द होंगे, उन शब्दों को संक्षेप करके, संक्षेप मतलब छोटा करके और एक शब्द बना देंगे। तो समास जो होता है वो होता है समसनम, यानी कि संक्षेपण, छोटा कर देना। यानी कि 1 2 3 4 जो भी आपको शब्द वहां पे दिए होंगे उन शब्दों को आप हटा देंगे, जो कुछ भी चेंज करेंगे और उसको आप केवल एक शब्द रख लेंगे, एक पद रख लेंगे। जैसे कुछ शब्द होते हैं उनमें च लिखा होता है बीच में, तो च को आप हटा देंगे। विभक्तियां लगी होती है, विभक्ति क्या होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय जो विभक्ति लगी होती है। जैसे बालकम में अम लगा हुआ है, बालकस्य में आधा से और है, बालकस्य से लगा हुआ है, बालकेन में एन लगा हुआ है अंत में। तो ये सब जो होता है वो विभक्ति होती है, आप उन सबको हटा देते हैं। तो ये सब हटा करके आपका जो होता है वो समास होता है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी है कि 2 या 2 से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक चिन्हों को हटाकर एक पद बनाना। अब विभक्ति तो मैंने बताई, अब समुच्चय बोधक चिन्ह क्या होता है। समुच्चय बोधक चिन्ह जो होता है वो जो जोड़ने वाले चिन्ह होते हैं, जैसे च हो गया, अथवा हो गया, या हो गया, ये सब जो होते हैं वो समुच्चय बोधक चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पर तत् आ जाता है। ठीक है, तो इन सब को हटा करके आप समास करते हैं। अब समास जो है वो समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, समास के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब जो तत्पुरुष है उसके विभक्तियों के अनुसार और भी भेद होते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है। ठीक है, षष्ठी सप्तमी, ये जो तत्पुरुष होते हैं तो विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष के बहुत सारे भेद होते हैं। आज की वीडियो में हम अव्ययभाव समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष के लिए एक एक तत्पुरुष के लिए बिल्कुल अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अव्ययभाव समास हम पढ़ेंगे आज। द्वंद्व समास होता है, एक बहुव्रीहि होता है। और जो तत्पुरुष समास होता है उसके 2 भेद और होते हैं, उनको उपभेद बोलते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, इन सबको बिल्कुल अलग से पढ़ाया जाएगा आपको। तो अभी आप केवल इतना याद रखिए कि 4 मुख्य भेद हैं और उन 4 मुख्य भेद में से तत्पुरुष के 2 उपभेद भी हैं, वो हैं कर्मधारय और द्विगु। आज हम अव्ययभाव समास पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है, अव्ययभाव। नाम से ही पता लग रहा है कि जो अव्ययभाव समास है उसमें अव्यय होगा। अब अव्यय क्या होता है, अव्यय वो होता है जो न व्यय, यानी कि जो व्यय नहीं होता। व्यय का मतलब क्या होता है, जिसमें विकार नहीं होता। विकार क्या होता है, विकार होता है परिवर्तन, बदलाव। कहने का मतलब क्या है कि जो अव्यय शब्द होते हैं उसको आप ना तो एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, ना बहुवचन से एक वचन, ना उसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही उसमें शब्द रूप चलते हैं। जैसे बालक का शब्द रूप चलता है, बालका है, बालको, बालकाहा, लेकिन जो अव्यय होते हैं उनमें शब्द रूप नहीं चलता। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो अव्ययभाव समास है उसमें जो ज्यादातर जो है वो उपसर्ग आपको मिलेगा शब्द के शुरू में। ठीक है, शब्द के शुरू में आपको क्या मिलता है, उपसर्ग मिलता है। उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग 22 होते हैं। ठीक है, और जो 10th का सिलेबस है उसमें जो आ रहे हैं वो आपके 6 उपसर्ग से रिलेटेड जितने भी पद होंगे वो आएंगे। वो हैं उप, अनु, यथा। ठीक है, 3 हो गए आपके, उप, अनु, यथा, प्रति, निर और सह। ये 6 शब्दों से संबंधित जो पद होगा वही आपके पेपर में आएगा 2020-21 का जो सिलेबस है। वैसे ये मैक्सिमम यही आते हैं, तो आप अगर इनको समझ लेते हैं तो आपका अव्ययभाव समास का जो प्रश्न है, एक प्रश्न समास अगर आ रहा है पेपर में तो एक प्रश्न तो आएगा ही, 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो
तो मैंने आपको बताया कि इसका नाम ही अव्ययी भाव है, तो उसमें अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें जो होता है वो मैक्सिमम टाइम पे उपसर्ग होता है, क्योंकि उपसर्ग भी अव्यय ही होते हैं, क्योंकि उपसर्ग है। मान लो उप उपसर्ग है, आप उप को क्या एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं? क्या उप का लिंग परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। उप हमेशा इसी रूप में रहता है। उप है तो उप ही है। उप का अर्थ है समीप, पास, नजदीक, ठीक है। तो जो उपसर्ग होते हैं वो खुद अव्यय ही होते हैं। तो अव्यय भाव समास में क्या क्या होता है? पहला पद तो अव्यय होगा, ये आपको मैं जब उदाहरण दूंगी तो खूब अच्छे से बताऊंगी। और पहला पद प्रधान होगा। प्रधान का अर्थ क्या होता है? मुख्य। जो मेन चीज जो होगी वो पहला पद ही होगा, यानी कि जो अव्यय पद है ना वही मेन है। अगला है कि जब आप उसको समास कर देते हैं, समास जब आप उसका कर देते हैं तो पूरा पद जो होगा वो अव्यय बन जाएगा, ठीक है। पहला पद अव्यय था और जैसे ही समास किया तो पूरा शब्द, जितने भी शब्द थे आपने उनको जोड़ करके समास किया तो पूरा पद, पूरा शब्द जो होगा वो अव्यय बन जाएगा। और फिर जो पूरा पद होगा वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। नपुंसक लिंग क्या होता है? जैसे पत्रम, पत्रम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है। पुस्तकम, वस्त्रम, इस तरह से जिनके पीछे अम लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको मैं लगा मिलता है, जैसे कि पत्रम शब्द है तो ये जो है वो नपुंसक लिंग में लगता है, ठीक है। और एक बात, जब आप अव्यय भाव समास करेंगे तो आपको क्या करना है? अगर किसी पद के अंत में आ है तो आप उसको ए बना देंगे, ठीक है। आप उसको ह्रस्व जो ए होता है वो बना देंगे, छोटा ए बना देंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। पहला जो शब्द है आपका उसको हम करेंगे अनु। आप इसको नोट कर लेंगे। अनु जो होता है, अनु का अर्थ होता है पश्चात, पश्चात या योग्य, ठीक है। अनु का अर्थ जो होता है वो होता है पश्चात या योग्य। पश्चात का मीनिंग क्या है? पीछे। यानी कि अगर ये बताएं कि किसी चीज के पीछे कोई काम हो रहा है तो आप वहां पे अनु शब्द इस्तेमाल करेंगे। दूसरा उसका अर्थ होता है योग्य। योग्य क्या होता है? किसी में उस चीज की एबिलिटी होना, ठीक है। जो एबिलिटी होती है वो होती है उसकी क्षमता, समर्थ, वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो होता है योग्य होना। तो आप जो है वो इसको उदाहरण से समझेंगे। पहली बात हमने क्या किया कि अव्यय जो है वो शुरू में आएगा, तो आपका पहला उदाहरण मैं आपको बताती हूँ क्या है यहाँ पे, अनुरूपम। पेपर में आपको ये भी मिल सकता है, अगर ये देगा आपको तो आपको ये बताना होगा, अगर आपको अनुरूपम देगा तो आपको ये बताना होगा। अब इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि ये जो पद है वो है समास होने के बाद लिखा गया है और ये इसका समास विग्रह है। अनुरूपम का है रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम क्या है? विग्रह। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट करेंगे ये क्या होता है, ये विग्रह होता है। कि जैसे संधि में आप क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं, दो शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, वैसे ही समास में होता है विग्रह। विच्छेद जो हो रहा था वो यहाँ पे विग्रह है कि आप उसको अलग अलग कर रहे हैं। एक बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है कि अव्यय शुरू में होगा, यहाँ पे अनु जो है वो उपसर्ग है, शुरू में लगा है, और दूसरा शब्द है रूपम। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पे अनुरूपम का अर्थ क्या है कि रूप के योग्य है, उसके मतलब अनुसार है, उसके अनुरूप है, उसके अनुसार है, यानी कि उसके योग्य है, ठीक है, रूप के योग्य है। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसका विग्रह करेंगे आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि अव्यय भाव समास में जो ये शब्द होता है, देखो पहले वाला तो अव्यय होगा, जो दूसरा शब्द होगा उसमें आप मैक्सिमम टाइम, ज्यादातर समय में आप उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। और षष्ठी विभक्ति का रूप कैसे चलता है? बालकस्य, बालकस्य आधा से और यह अंत में लगता है, बालकस्य, वृक्षस्य, नृपस्य, नगरस्य, आधा से और यह जिसमें लगा होता है वो षष्ठी। जैसे हमने रूपम, यहाँ पे शब्द है आपका रूपम, रूपम में हमने षष्ठी लगा करके हमने यहाँ पे लिख दिया रूपस्य, ठीक है। एक हमने काम कर दिया, यानी कि जो बाद वाला शब्द है उसको पहले लिखेंगे और उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, और उसके बाद जो आपका पहला शब्द है अव्यय है उसमें आप क्या करेंगे, उसका अर्थ लिख देंगे। तो अनु का अर्थ होता है योग्यम, ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ जो मिल रहा है वो है योग्यम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रूपस्य योग्यम। ऐसे ही अगला शब्द आप देखेंगे अनुरथम आपका शब्द है। अनु का अर्थ है पीछे, यहाँ पे कि रथ के पीछे, अनुरथम मतलब रथ के पीछे, कि जो जनता है वो राम के रथ के पीछे चली, तो रथ के पीछे, रथम अनु, ठीक है, अनुरथम या रथम अनु, इस तरह से आप बोलते हैं।
तो अनुरथम में अनु जो है वो उपसर्ग है, पहले लगा है, उसके बाद आपका रथम लगा है। जब आप विग्रह करेंगे तो जो रथम है उसको पहले लिखेंगे और रथम में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो आपका बनेगा रथस्य, और फिर अनु का अर्थ लिख देंगे, वो बनेगा पश्चात, रथस्य पश्चात। इस तरह से आपका विग्रह बनेगा। अगला हम उप शब्द को देखेंगे। जो उप उपसर्ग है उसको हम देखेंगे। उप का अर्थ होता है समीप, आप इसको नोट कर लेंगे। समीप यानी कि पास, नजदीक, किसी चीज के, किसी के पास में अगर कोई काम हो रहा है उसको आप बोलते हैं समीप, नजदीक, पास। ठीक है, उप को हम करते हैं तो उप का उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है उपगंगम। हमने लिखा उपगंगम, तो उप शुरू में लिखा है, ये अव्यय है, उपसर्ग है, उपसर्ग अव्यय होते हैं। दूसरा शब्द है गंगम, गंगम है गंगा, गंगम शब्द जो है वो क्या है, गंगा है। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हैं गंगा को, ऊपर बिंदी लगा के भी लिख देते हैं संस्कृत में, लेकिन गंगा ऐसे ही लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि गंगा के अंत में आ की मात्रा लगी हुई है। आपको क्या बताया था हमने बताया था जो आ है ना उसको ए कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे गंगाम नहीं बना है, गंगम बना है। क्या बना है, गंगम। और हमने क्या बताया था आपको, उसको नपुंसकलिंग बनाते, इसलिए अंत में अम लगा है। ठीक है, गंगा का जो आ था उसको हो गया ए, और पीछे नपुंसकलिंग बनाया तो मैं भी लग गया। ठीक है, और ए जो था वो गे में मिल गया। इस तरह से ये शब्द बना है। तो हम जो विग्रह करेंगे उसमें क्या करेंगे, गंगम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और इसकी आप षष्ठी विभक्ति बनाएंगे। तो गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी षष्ठी विभक्ति कैसे बनती है, उसकी षष्ठी बनती है याहा लगा करके। ठीक है, याह जब लगाते हैं तो उसकी षष्ठी विभक्ति बनती है। पुल्लिंग में कैसे बनती है, पुल्लिंग में आधा से और या लगाते हैं, और स्त्रीलिंग में जिसके अंत में आ लगा होता है, गंगा, लता, रमा, बालिका, इन सब में याह लगाते हैं। ठीक है, आप कम से कम शब्द रूप याद नहीं है तो इतना जरूर समझ लीजिए कि पुल्लिंग में षष्ठी बनाएंगे आधा से और या से, और स्त्रीलिंग में बनाएंगे याह लगा करके। तो गंगम का बन गया आपका गंगा याह, और उप का अर्थ लिख देंगे बाद में। उप का अर्थ होता है समीपम, गंगा याहा समीपम आपका विग्रह बन गया। अब अगला देखते हैं शब्द। अगला जो आपको करना है वो करना है निर। आप इसको कॉपी में नोट करेंगे। निर जो है, निर का अर्थ होता है अभाव। अभाव क्या होता है, अभाव का अर्थ होता है कमी, किसी चीज की कमी हो जाना वो होता है, वो बताता है, निर शब्द उसको बताता है। निर जो है वो उपसर्ग है और उपसर्ग जो है वो अव्यय होता है, हम बार बार बोल रहे हैं। तो आपका शब्द यहाँ पे हमने दिया है निर्विघ्नम। आपको अम लगाना है, हमने समझा दिया है बहुत अच्छे से कि अम क्यों लग रहा है, क्योंकि पूरा शब्द जो है वो नपुंसक लिंग बन रहा है। और दूसरी बात हम अभी देखते हैं, निर्विघ्नम ये शब्द है तो निर जो है वो यहाँ पे निर शुरू में लिखा है, और आप देखेंगे रै जो है वो वै के ऊपर लगा है, क्योंकि जो ये आधा रै होता है, ऐसे बना ना निर्विघ्नम, ऐसे बना, तो ये जो आधा रै होता है जिसपे हलंत लगा हुआ है, ये कभी भी शब्द के बीच में नहीं रहता, ये ऊपर चला जाता है। जो भी शब्द अगला होता है उस अगले शब्द के ऊपर चला जाता है, इसलिए निर्विघ्नम में वै के ऊपर रै चला गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शब्द है निर और विघ्नम। ठीक है, तो निर को आप अलग करिए, और जो विघ्नम शब्द है, विघ्नम शब्द में षष्ठी लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे विघ्नम शब्द की षष्ठी यहाँ पे लिखी हमने विघ्ना नाम, और निर का अर्थ लिख दिया अभाव है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि आपने तो बताया था कि षष्ठी जब बनाएंगे तो आधा से और यह लगाना है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी षष्ठी बना देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आप दोनों को समझ लीजिए कि अगर पेपर में आपका विघ्ना नाम लिखा हो तो भी आपका गलत नहीं हो, क्योंकि जो विघ्ना नाम है वो बहुवचन है षष्ठी विभक्ति। विघ्नस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और विघ्ना नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो विघ्नम का बन गया विघ्ना नाम या विघ्नस्य, दोनों में से एक लिखिए, और फिर निर का अर्थ लिख दीजिए अभाव है। ठीक है, आपको विग्रह करना आ गया होगा, यानी कि जो बाद वाला शब्द है उसको पहले लिखेंगे और जो पहला शब्द है उपसर्ग है अव्यय है उसका अर्थ बाद में लिख देंगे। इस तरह से आपका विग्रह बन जाएगा। निर का एक और उदाहरण करते हैं हम। निर्मक्षिकम हमने लिखा, सेम वही निर का रे ऊपर चला गया है, तो मक्षिकम का आप षष्ठी विभक्ति बनाई। जैसे विघ्ना नाम षष्ठी का बहुवचन था, वैसे ही मक्षिकम का बहुवचन बना मक्षिका नाम, और निर का अर्थ होगा अभाव है। इस तरह से इसका विग्रह बन जाएगा। ठीक है, मक्षिकायः,
अगर आपको ये करना हो कि मक्षिका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, अगर आपको एक वचन में बनाना हो तो आप बनाएंगे मक्षिकायः। ठीक है, तो इस तरह से आपका विग्रह बन जाएगा। अगला आपका है प्रत्येकम। प्रति शब्द हम करेंगे। अब आपका प्रति जो है, प्रति का अर्थ मैं आपको बता देती हूं। प्रति का अर्थ होता है और। ठीक है, और जो होता है, और दो और होते हैं ना, एक और ये होता है जिसपे दो ओ की मात्रा लगी होती है। इस और का अर्थ होता है जो आपका एंड, अंग्रेजी में जो एंड अर्थ देता है ना, और की राम और श्याम, ये वो वाला और है। लेकिन यहाँ पे प्रति का जो अर्थ है, प्रति का अर्थ है एक ओ वाला और। ठीक है, और इसका जो अर्थ होगा वो होगा दिशा, दिशा को बताता है। यानी कि अगर आप ये कहें, दिशा क्या होता है? डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कोई काम हो रहा है। जैसे हम कहें कि राम जो है वो घर की ओर जा रहा है, नगर की ओर जा रहा है, पार्क की ओर जा रहा है, तो अब क्या दिशा क्या है कि घर की ओर। ठीक है, घर की दिशा को बता रहा है, तो वहां पे जो है ये वाला और होता है, और उसका अर्थ संस्कृत में देता है प्रति। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, प्रति जो होता है, मैंने एक आपको वो बताया। दूसरा प्रति जो अर्थ देता है वो क्या देता है? विप्सा। विप्सा का अर्थ भी देता है। विप्सा क्या होता है? विप्सा होता है कोई काम जो है वो बार बार होता है, बार बार का अर्थ देता है प्रति। ठीक है, क्या का अर्थ देता है? बार बार का अर्थ देता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा कि बार बार का अर्थ प्रति कैसे देता है। शब्द आपका है प्रत्येकम। और एक दूसरी बात और दिमाग में रखिए कि हमने बताया कि अधिकतर टाइम पे जब आप विग्रह करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, एक प्रति है और एक है एकम। यानी कि हमने बताया था कि मैक्सिमम टाइम पे, ज्यादातर टाइम पे आपको ये जो बाद वाला शब्द है इसमें षष्ठी लगानी है, लेकिन हमेशा नहीं लगती है, हमने ये भी बोला था। तो प्रति जो शब्द होता है, प्रति के साथ हमेशा द्वितीया लगती है। अगर आप वाक्य निर्माण भी करेंगे तो भी अगर आपको प्रति शब्द वहां पे इस्तेमाल करना है तो आपको वहां पे द्वितीया लगानी पड़ेगी। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति लगाते हैं। द्वितीय व्यक्ति कैसे चलती है? बालक में अगर आप कहेंगे तो बालकः बालकौ बालकः हो गई प्रथमा, द्वितीय होती है बालकम बालकौ बालकन, अम लगता है बालकम। इस तरह से आपकी द्वितीय विभक्ति चलती है। तो मैंने आपको प्रति के दो अर्थ बताए, एक होता है दिशा को बताता है, दूसरा होता है अगर कोई बात आपको बार बार के अर्थ में देनी है तो वहां पे भी आप प्रति का इस्तेमाल करते हैं। और जब बार बार का अर्थ देते हैं तो जब आप विग्रह करेंगे तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और उसको बार बार का अर्थ मतलब दो बार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो एकम शब्द है, एकम में खुद में यहाँ पे द्वितीया ही लगी हुई है, प्रति को देख करके आपको द्वितीया लगानी है, तो आप उसको लिखेंगे, एकम को दो बार लिखेंगे, एकम एकम, और बाद में प्रति यूं का यूं लिख देंगे, एकम एकम प्रति। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइए। हो सकता है पेपर में इस तरह का ही आ जाए प्रति वाला, तो आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। प्रति को मैं 3-4 उदाहरण से करा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगला शब्द है आपका प्रतिगृहम। प्रतिगृहम में सेम वैसे ही करेंगे कि घर की ओर, इस तरह से शब्द आपका होगा। ठीक है, या घर घर, हर एक घर, गृह, प्रतिगृह मतलब हर एक घर, यानी कि प्रतिगृहम का अर्थ है हर एक घर की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि घर घर की बात हो रही है। ठीक है, विप्सा है, बार बार जो है वो घर शब्द आ रहा है इस अर्थ में। तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा शब्द है गृहम, उसको आप दो बार लिखेंगे, गृहम गृहम, और बाद में प्रति यूं का यूं लिख देंगे। सेम वही अगले में आपको करना है प्रतिग्रामम। फिर वही कि हर एक ग्राम, अर्थ क्या है? हर एक ग्राम, यानी कि बार बार ग्राम, तो ग्रामम ग्रामम प्रति। सेम वही है प्रतिदिनम में कि प्रतिदिन का क्या अर्थ होता है? हर रोज, यानी कि बार बार वो चीज है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, दिनम को दो बार लिखेंगे, दिनम दिनम, और प्रति बाद में लिख देंगे। इस तरह से आपका जो है वो विग्रह हो जाएगा। अब एक और बताती हूं मैं आपको प्रति का अर्थ। प्रत्यक्षम यहाँ पे शब्द हमने लिखा, तो प्रति जो है वो और को बताता है। अब जो है यहाँ पे प्रत्यक्षम है, यहाँ पे प्रति और अक्षम, प्रति और अक्षम। अक्षम जो होता है वो क्या होता है? अक्ष जो होता है वो आंख के लिए कहता है यहाँ पे। तो प्रत्यक्षम का अर्थ क्या है? आंखों के सामने। प्रत्यक्षम का अर्थ आंखों के सामने, यानी कि किस डायरेक्शन में काम हुआ? आंखों के सामने हुआ, यानी कि एक तरह से दिशा, पूरी तरह से दिशा नहीं है, लेकिन आप दिमाग में बैठाने के लिए आप इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि जब बार बार का अर्थ दिया तब द्वितीया लगी,
लेकिन यहाँ पे आप षष्ठी लगाएंगे तो अक्षम का जो षष्ठी है वो है अक्षणो हो, और प्रति यूं का यूं आप बाद में लिख देंगे कि आंखों के सामने, अक्षणो हो प्रति, आंखों के सामने। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया प्रति, अच्छे से हो गया है। अब आपका अगला हम देखते हैं यथा। ठीक है, यथा जो शब्द है वो अर्थ देता है अनअतिक्रम्य। अनअतिक्रम्य का अर्थ देता है। अब अनअतिक्रम्य का अर्थ क्या होता है कि जैसा सामर्थ्य है उतना ही, कहने का मतलब कि अनअतिक्रम्य का अर्थ क्या हो गया कि जितना सामर्थ्य है उतना ही, उसको पार करके नहीं, उससे ज्यादा नहीं, यानी कि जितना कर सकता है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। अनअतिक्रम्य, अतिक्रम्य क्या होता है, पार करना, और अनअतिक्रम्य यानी कि पार ना करना, एक तरह से हो गया कि उसका उल्लंघन ना करना, उसके पार ना जाना। इसका अर्थ जो है वो यथा देगा। उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ पे शब्द लिखा है यथाशक्ति। अब यथाशक्ति की हिंदी अगर आप करके देखते हैं तो होता है कि शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ क्या होता है, शक्ति के अनुसार, यानी कि जितनी शक्ति है उतना ही काम, यानी कि अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य जो है उसको पार करके नहीं, उतना ही। ठीक है, यथाशक्ति, जितनी शक्ति है उतना ही। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है वो द्वितीय लगाएंगे शक्ति में, शक्ति का जो द्वितीय लगा वो बन गया शक्तिम, और यथा का अर्थ हमने आपको अनअतिक्रम्य बताया ही था, तो आप शक्तिम के पीछे लगाएंगे अनअतिक्रम्य। अब आप कहेंगे कि अनअतिक्रम्य का ए कहाँ गया, तो ए जो है वो मैं में मिल गया, क्योंकि ये जो मैं है वो है आधा, शक्तिम का जो मैं होगा वो आधा होगा, उस पे हलंत लगा होगा और उसमें अनअतिक्रम्य का ए मिल जाएगा, तो मैं जो है वो पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से यथाशक्ति का आपका उदाहरण बन गया। अब अगला जो है अंतिम शब्द आपका वो है सह। सह जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सह आप देखेंगे सह को तीन अर्थ दे रहा है। एक तो सादृश्य, यानी कि उसके बिल्कुल एक समानता, सदृश्य है, वो भी समानता का सा ही अर्थ देता है। और युगपत, युगपत होता है कि कोई किसी चीज से युक्त है। युगपत यानी कि वो उसके साथ है, मतलब उसके युक्त है। युक्त होना के मतलब यानी कि मेरे पास अगर कोई चीज है तो उसको कहेंगे कि मेरे पास वो चीज है। जैसे कि कृष्ण के पास चक्र था, तो कृष्ण के पास चक्र था तो चक्र से युगपत था कृष्ण। ठीक है, चक्रेण युगपत, युगपत यानी कि किसी चीज से युक्त होना। ठीक है, युगपत का अर्थ होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, एक बात और याद रखेंगे, सह जो होता है वो सह खुद इस्तेमाल नहीं होता है, यूं का यूं प्रयोग नहीं होगा। सह की जगह पे आप स इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, स। आप इसको नोट कर लेंगे। तो आपका उदाहरण है यहाँ पे स हरि ही। स हरि ही देखते ही आपको स दिखा, सबसे पहले स देखते ही आपको समझ में आया कि ये सह बता रहा है। ठीक है, और सह बताते ही आपको समझ में आएगा कि सह जो है तीन अर्थ थे, सादृश्यम, सदृश्य है और युगपत। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे अर्थ निकल रहा है स हरि ही, यानी कि हरि के समान, ये अर्थ निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप युगपत का अर्थ लिखते हैं, युगपत होता है किसी चीज से युक्त होना, तो हरि से युक्त होना। हरि से कौन युक्त होगा, हरि से कोई युक्त तो हो ही नहीं सकता ना, हरि के समान तो कोई हो सकता है। तो स हरि ही, तो इसका आप क्या करेंगे, जो हरि शब्द है दूसरा शब्द है उसका आप करेंगे षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, तो हरि की जो षष्ठी होगी वो होगी हरे है। इसके लिए आपको शब्द रूप तो याद करना ही पड़ेगा कि षष्ठी होती कौन सी है। और फिर आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे स लिखा है, स से आप समझेंगे सह, और फिर आप सह का अर्थ जो है वो बाद में लिख देंगे। आपने एक बात नोट करी होगी कि अव्ययभाव समास में जब भी हम विग्रह कर रहे हैं, अंतिम शब्द को पहले लिख रहे हैं, उसमें ज्यादातर षष्ठी विभक्ति लगा रहे हैं, और जो पहला शब्द जैसे यहाँ पे स है उसको बाद में उसका अर्थ लिख रहे हैं। या जैसे प्रति में हमने सेम टू सेम प्रति ही लिखा था, लेकिन प्रति के अलावा जो है हम उसका अर्थ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स का अर्थ लिख दिया सादृश्यम। ठीक है, हरि की षष्ठी हरे है और स की जगह पे हमने लिखा सादृश्यम, हरे है सादृश्यम। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला आपका हमने लिखा है यहाँ पे समित्रम। स देखते ही आपको सह याद आया, और सह के तीन अर्थ थे, सह के तीन अर्थ थे, तो यहाँ पे क्या होगा, समित्रम कि मित्र के समान यहाँ पे अर्थ लिखेगा, मित्र से युक्त नहीं अर्थ निकलेगा, मित्र के समान निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, मित्रेण सदृश है। ठीक है, स का अर्थ हमने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि मित्रम में जो है वो मित्रेण यहाँ पे आएगा। क्यों आया, मित्रेण जो है ये तृतीय विभक्ति है,
मित्रेण जो है तृतीय विभक्ति है, और जो सह शब्द होता है, सह के साथ जब आप वाक्य निर्माण भी करते हैं तो तृतीय विभक्ति आती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मित्रेण सदृश है, आप सह की वजह से यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अगला है आपका, मैं तीनों अर्थ में मैंने यहाँ पे करा रही हूँ। तीसरा जो उदाहरण है वो आपका है सचक्रम। तो चक्रम चक्र से युक्त है, सह के साथ हमेशा तृतीया होती है। जो हमने सहरि ही किया था ना, सहरि ही, अगर आप उसका हरे है सादृश्यम नहीं भी करेंगे तो हरिणा सदृश्य भी कर सकते हैं। हरि की तृतीया लगाइए, हरि की तृतीया होती है हरिणा। ठीक है, हरिणा हमने तृतीया लगा दी, यानी कि सह वाले में हम सब में तृतीया लगा दें अगर, क्योंकि सह जहां भी दिखता है आप उसमें तृतीया लगाते हैं। जैसे बालकेन, बालकेन सह, बालक के साथ। ठीक है, इस प्रकार साथ का अर्थ जब देता है तो सह के साथ तृतीया लगाते हैं। तो आप सहरि का आप ये भी कर सकते हैं कि हरिणा सदृश्य है। ठीक है, हरि में तृतीया लगा देंगे हरिणा, हरि की तृतीया होगी हरिणा, हरिणा सदृश है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमने जैसे किया यहाँ पे सचक्रम, तो चक्रम की तृतीया लगाइए, क्योंकि स आया, स यानी कि सह आया, तो चक्रम की तृतीया होती है चक्रेण, और स का अर्थ यहाँ पे है युगपत। स का अर्थ हमने बाद में लिखा, अब इसका अर्थ आप अर्थ से ही समझ सकते हैं कि चक्र से युक्त। सचक्रम का अर्थ क्या है कि उसके पास चक्र है, चक्र के वो साथ है, साथ है मतलब चक्र से वो युक्त है, चक्र उसके पास है, इस तरह से आप करेंगे उसका अर्थ। ठीक है, अब हम जो है वो एक प्रश्न मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रश्न लिखा कि किम द्योरपि एकम एव प्रतिवचनम, ये हमने प्रश्न लिखा यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ मैं आपको यहाँ पे जो प्रतिवचनम शब्द है उसका समास यहाँ पे आपको विग्रह करना है। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ तो मैंने यहाँ पे लगा दिया निशान कि आपको यहाँ पे प्रतिवचनम का समास विग्रह करना है। तो उदाहरण हमने दिए हैं यहाँ पे, वचने वचने प्रति, अगला है वचनम वचनम प्रति, और उससे अगला है वचनात् वचनात् प्रति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका होगा वचनम वचनम प्रति, क्योंकि हमने बताया था आपको जो प्रतिवचनम होता है उसमें बाद वाला शब्द जो है वो 2 बार होगा, सब में 2-2 बार है, ये डाउट हो गया। लेकिन जो ये बाद वाला वचनम शब्द है उसमें द्वितीया लगेगी, या आप ऐसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो प्रति शब्द को देखते ही आप ये सोचिए कि जो बाद वाला शब्द है उसको आप यूं का यूं लिख दीजिए। तो यहाँ पे वचनम वचनम और प्रति को बाद में लिख दिया प्रति। इस तरह से आप जो है वो प्रश्न को हल करेंगे। ऐसे ही आपके प्रश्न होंगे, उसमें आपको जिसका करना होगा समास उसके या तो अंडरलाइन किया होगा या उसको गहरा काला करके लिखा होगा, और नीचे इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, विकल्प दिए होंगे, और आपको इनमें से सही आंसर छांटना होगा। इस तरह से आपका प्रश्न आएगा। तो आज हमने अव्ययभाव समास पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।